एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं। आराम से आड़ लेते हुए किसी से कोई फायर नहीं करेगा भाई। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले माओवादियों को एक बड़ा झटका लगा है, जिसमें माओवादियों की कही जाए तो एक तरीके से पूरी कमर तोड़ के रख दी है जवानों ने, और जवानों का उत्साह काफी बढ़ा हुआ है। माओवादियों ने भी बीते दिनों अपने पत्र में इस बात को स्वीकार किया था कि उन्हें लगातार नुकसान हो रहा है, लेकिन आज क्या सफलता जवानों को मिली, माओवादियों को तगड़ा नुकसान कैसे लगा, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल कांकेर जिले का ये पूरा मामला है और उसके छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत का पूरा इलाका है, जहां बीएसएफ और डीआरजी के जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे और सर्चिंग पर निकले इन जवानों की मुठभेड़ माओवादियों से हो गई। लंबे समय तक, लगभग 4 से 5 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में माओवादियों को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और अब तक जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसमें 29 माओवादियों को मार गिराया गया है। इसके साथ ही साथ उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं और मौके से ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर किया गया है, जो कि जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा काफी है। साथ ही साथ इसको लेकर बस्तर आईजी ने बताया कि किस तरह से ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और उन्होंने बताया कि किस तरह से माओवादियों को उनके गढ़ पर ही घेरा गया था। सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। देखिए, विगत दिनों में लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत जो माओवादियों के ऊपर प्रभावी रूप से कार्रवाई अभियान संचालित की जा रही है। हाल फिलहाल में बीजापुर में भी 2 मुठभेड़ में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उस प्रकार बस्तर संभाग के अंतर्गत अभी तक विगत 4 महीने में 50 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। ये लगातार जारी एक अभियान थे और अभी TCOC की अवधि भी है। साथ साथ जो चुनाव का समय में भी आसपास इलाके में सीमावर्ती और अंदरूनी क्षेत्र में लगातार हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेट कर रहा है। उसी सिलसिला में आज ये अभियान भी चल रहे थे। अभी तक जो जानकारी अनुसार ये आउटकम रहा, लेकिन जैसे वो 1-2 घंटे में और विस्तार से हमको पूरा डिटेल प्राप्त हो जाएगा। संख्या बढ़ेगी नहीं, अभी जैसा सर्चिंग जारी है। अभी तक जो प्राथमिक जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी भी लगातार रुक कर अभियान मुठभेड़ जारी है, इसी कारण से मतलब एग्जैक्ट सटीक जानकारी है जैसा सर्चिंग पूर्ण होने के पश्चात हम देने की स्थिति में रहेगा। अभी जो भी फील्ड से जो प्राथमिक जानकारी आ रहा है उसी आधार पर मैं इतना इनपुट दे रहा है। जैसा डिटेल्स आ जाएगा उसके बाद विस्तार से और जानकारी दी जाएगी। बस्तर पुलिस की सबसे बड़ी सफलता है ये इतिहास की। अभी तक 18 माओवादी एक साथ कभी नहीं मारे गए थे। नहीं, अभी जल्दीबाजी होगा अभी, क्योंकि लगातार अभियान जारी है और सर्चिंग जारी है, इसलिए थोड़ा वेट करना होगा। अभी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये भी है, जो 3 जवान घायल हुआ उनको भी सुरक्षित इवैक्यूएट करना है। ये सब साइमल्टेनियसली सभी प्रकार का कार्रवाई जारी है। जैसा परिस्थिति सामान्य होने के पश्चात फिर डिटेल से हम जानकारी विस्तार से दिया जाएगा। सर, वो शंकर का नाम आ रहा है, वो किस पद पे रहा होगा अगर वो मारा गया तो? नहीं, जैसा उस इलाके में जो डिविजनल कमेटी मेंबर्स शंकर, ललिता और राजू, इस प्रकार का जो सीनियर माओवादी कैडर के आमतौर पर उपस्थिति मिलते हैं, उसी उपस्थिति के आधार पर लगातार पूर्व में भी सर्चिंग जारी रहा। लेकिन ये कंफर्म करना बाकी है जो मारा गए माओवादी में किस किस का शव है, क्योंकि शिनाख्ती अभी जैसा डेड बॉडीज़ को बेस कैंप ले आने के बाद जो हमारे स्पॉटर्स के माध्यम से शिनाख्ती कार्रवाई की जाएगी, तभी फिर हम कंफर्म बता पाएंगे उसमें किन किन का जो माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई करके। तो सुना आपने किस तरह से बस्तर आईजी ने बताया कि माओवादियों को उनके घर पे घेरा गया। चुनाव के ठीक पहले जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए बड़ी सफलता है। आपको बता दूं, लोकसभा 2024 का ये चुनाव है। कई चरणों में चुनाव संपन्न होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे पहले चरण में केवल बस्तर में ही ये चुनाव संपन्न कराया जाना है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश के लिए माओवाद कितनी बड़ी चुनौती है। जब विधानसभा चुनाव होने थे उसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का बार बार जिक्र किया था अपने भाषण में कि अगर छत्तीसगढ़ में
बीजेपी की सरकार बनती है तो वो चुटकियों में माओवाद को समाप्त कर देंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, लगातार उन अंदरूनी इलाकों में जवानों ने कैंप स्थापित करना शुरू कर दिया जिन इलाकों में जवानों का जाना काफी मुश्किल हुआ करता था। उन मुश्किल इलाकों में से सबसे बड़ी चुनौती थी उन्हें हिड़मा के गांव पुअर्ती तक पहुंचना, और पुअर्ती में भी जवानों ने अपना कैंप स्टैब्लिश कर लिया। हिड़मा की मां से मिले, हिड़मा की मां को उन्होंने इलाज पानी पहुंचाया, सरकार से जोड़ने का क्रम भी जारी रखा। इसके साथ ही साथ कई बार जो राज्य के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने हर बार अपने बयान में इस बात का जिक्र किया कि माओवादी अगर बातचीत करने को तैयार हैं तो वो अनुकूल माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें कि बातचीत संभव हो सके। अगर माओवादी सामने आकर बातचीत नहीं कर सकते तो माओवादी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सरकार से अपनी बात रख सकते हैं। इसी बीच उनके बार बार के इस बयान को देखते हुए माओवादियों ने भी अपना एक पत्र जारी किया और कहा कि विजय शर्मा ने बयान तो जारी किया है लेकिन लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं और अब तक सरकार के द्वारा कोई अनुकूल माहौल नहीं बनाया जा रहा है। इस तरह से दोनों तरफ से बयान और पत्र का माहौल चल ही रहा था, लेकिन बीते दिनों बीजापुर के चिपुर भट्टी और कोरचोरी के इलाके में जो बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 6 और 13 माओवादी मारे गए, और उसके साथ लगातार अलग अलग इलाकों में जो मुठभेड़ हुई उसको लेकर सेंट्रल कमेटी स्पोक पर्सन प्रताप ने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग 4 से 5 महीने के अंदर बीजेपी की सरकार बनने के बाद माओवादी संगठन को बस्तर में बड़ा नुकसान हुआ है। उनके लगभग 50 साथी अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए, जिसका जिक्र उन्होंने कोरचोली और चिपुर भट्टी के साथ अंतागढ़ और अलग अलग इलाकों का भी उन्होंने किया और बताया कि माओवादी लगातार अपने जनता की लड़ाई को लेकर लड़ रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने कहा और बताया कि उन्हें एक बड़ा नुकसान भी हुआ है, जिसका आंकड़ा भी उन्होंने अलग अलग डेट वाइज पेश किया था, जिससे इस बात का अंदेशा लगने लगा था कि लगातार जो मुठभेड़ हो रही है उससे माओवादियों को कहीं का निचले कैडर का आत्मविश्वास डामाडोल हो रहा है। इस बात की जानकारी ऐसे भी मिली कि जब बीजापुर के 2 मुठभेड़ हुए तो उसके बाद किस्टारम एरिया कमेटी के इलाके के क्षेत्र में सक्रिय कुछ माओवादी, जिसमें 2 डीवीसीएम और 9 एसीएम जैसे माओवादी थे, वो संगठन छोड़कर चले गए, जिसमें से 2 माओवादी बीते दिनों सुकमा में समर्पण कर चुके हैं और बाकी के 9 जो माओवादी हैं वो तेलंगाना की ओर चले गए हैं और वहां के पुलिस के संपर्क में हैं ताकि वहां पे समर्पण कर सकें। इस तरह की जानकारी भी निकल कर आई। हालांकि इसकी अभी तक कोई पुष्टि ना माओवादियों ने की है ना ही पुलिस की, ये हमारी सोर्सेज है, लेकिन लगातार फोर्स का जो अटैक है वो चलता रहा और उसी बीच ये जो पहले चरण का चुनाव है जो कि काफी चुनौतीपूर्ण था, इस बार भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पहली बार वहां के लोग ईवीएम की मशीन देखेंगे और ईवीएम की मशीनों में अपने अधिकारों का प्रयोग करते बटन दबाएंगे, सरकार चुनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उसको लेकर हजारों की संख्या में बस्तर के चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है और महज 3 दिनों के बाद पूरे देश के इस लोकतंत्र के पर्व में बस्तर में पहले चरण में चुनाव संपन्न होना है। उसको लेकर कि माओवादी लगातार उनके ऊपर हो रहे अटैक से अगर बौखलाए हुए होंगे तो निश्चित ही तौर पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए माओवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, और इसी अंदेशे से जवानों ने लगातार इस पर नजर रखी हुई थी और छोटे बेटिया से बीएसएफ और डीआरजी की टीम एकदम पिन पॉइंट जो सूचना मिली थी उस आधार पर उन्होंने 2-3 इलाकों को घेराबंदी किया, जिस इलाके में शंकर राव जैसे माओवादी की उपस्थिति थी और ललिता जैसे महिला माओवादी। शंकर राव पर बताया जा रहा है अभी फिलहाल में कि 25 लाख का लगभग इनाम उस पर घोषित है, और साथ ही साथ जो महिला है ललिता उसके इनाम की जानकारी फिलहाल नहीं है। पुलिस के जो अधिकारी उनका कहना है कि 29 माओवादी हैं और सबकी शिनाख्त की जा रही है। ये इलाका जो है छोटे बेटिया के कोरेनार के मध्य हापा टोला के जंगल का इलाका है और यहाँ पे विश्वस्त सूत्रों से परफेक्ट जानकारी थी फोर्स के पास कि माओवादियों की एक बड़ी टीम वहां पे एकत्रित है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि माओवादियों को जवानों ने उनके ही घर में किस तरह से घेरा होगा। एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं, आराम से आड़ लेते हुए हाँ, पीछे से कोई फायर नहीं करेगा भाई। पीछे वाले तो करना ही मत फायर भाई। जवानों ने उन्हें घेरा और माओवादियों ने अगर प्रतिकार करने की कोशिश भी की तो बीएसएफ का एक जवान उसके पैर में एक गोली लगी और 2 जवान
और एक जो जवान है उसे चोट लगी है, लेकिन जवानों ने इतने परफेक्ट एम्बुश के साथ माओवादियों को फंसाया कि वो वहां से भागने में सफल नहीं हो पाए। 29 माओवादियों की डेड बॉडी वहां से रिकवर की गई है। LMG, AK-47, 303 और कार्बाइन जैसे हथियार घटनास्थल से रिकवर किए गए हैं। लगातार सर्चिंग जारी है। जवानों ने यह भी उम्मीद जताया है कि मारे गए माओवादियों के शव और भी ज्यादा बरामद हो सकते हैं। आपको बताऊं कि अब तक की माओवादियों के खिलाफ एक ऐतिहासिक लड़ाई है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जवानों को सफलता मिली और माओवादियों को नुकसान हुआ है। इसके पहले MMC जो उनका जो जिम्मेदारी थी, दीपक तेलतुंबड़े या दिलीप तेलतुंबड़े, दोनों उनका नाम था। MMC मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एक नया कॉरिडोर जो माओवादी बना रहे हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी थी। उन्हें भी गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में जब घेर कर C-60 के जो जवान है वो महाराष्ट्र के जवान है। जिस तरह से तेलंगाना में ग्रेहाउंड्स फोर्स है, हमारे यहाँ DRG है, महाराष्ट्र में C-60 के जवान है। उन्होंने घेर कर लगभग 27 माओवादियों को मार गिराया था और उनके हथियार भी मौके से रिकवर किए थे। एक बड़ा नुकसान था और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसमें 29 माओवादी मारे गए हैं। माओवादियों की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा, उनका बयान फिर से इस पर आया। उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। कांकेर के दक्षिण में और नारायणपुर के उत्तर में माड़ का एक क्षेत्र है जहां पर ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। ये संख्या है 2 अंकों में, तो ये संख्या है। सर्वाधिक मैं बधाई इसमें देना चाहता हूँ, ये इसका श्रेय देना चाहता हूँ तो वो सुरक्षा बलों के जवान हैं, DRG के, CF के, CRPF के, BSF के, ये जवान ही हैं जिनके ताकत पर ये सब संभव हो पाया है। साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी भी माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और माननीय अमित शाह जी का बड़ा मार्गदर्शन इसमें हम सबके बीच है, जिसके कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। सर, आगे और ये लगातार सफलता मिलते रहे, इसके लिए और क्या आने वाले समय में कुछ चेंजेस या फैसिलिटीज़ वहाँ के पुलिस जवान को दिए जाएगा? जो जो आवश्यक होगा वो सब कुछ किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। मतलब इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई ये नहीं है। इस बात का भी चुनाव से भी कोई लेन देन नहीं है। नौजवानों ने बड़े साहसिक कार्य किए हैं, उनको हृदय से बधाई देता हूँ। साथ ही साथ आने वाले समय में भी नक्सल मुक्त बस्तर हो, इसके लिए पूरी कवायद की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी, पूरा प्रयास किया जाएगा। फिर से मैं आपसे आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। एक व्यक्ति चाहे बात करना तो वो चाहे कर सकते हैं, एक छोटा समूह बात करना चाहे तो वो बात हो सकती है, या एक कोई बड़ा समूह बात करना चाहे तो भी सरकार बात करने के लिए तैयार है। बातचीत, चर्चा के माध्यम से इस विषय का हल निकले और जाकर के बस्तर में शांति स्थापित हो, गांव-गांव तक विकास पहुंचे। बस्तर में आज गांव में पानी नहीं है, आज गांव में बिजली नहीं है, इस युग में भी वहां पर, ये कितनी बड़ी बात है। इसको तो ठीक करना ही होगा और इसलिए बिल्कुल हम तैयार हैं चर्चा के लिए भी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार मैं हृदय से मानता हूँ, लेकिन विकास को पहुँचाने के लिए, विकास की गंगा गाँव तक पहुँचाने के लिए जो भी आवश्यक हो सब किया जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से राज्य के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने कहा कि बड़ी सफलता है, ये पूरी सफलता का श्रेय वो जवानों को देते हैं। लेकिन आखिरी में उन्होंने एक बात फिर से कही कि वो अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। माओवादी जिस पैटर्न पे बातचीत करना चाहें वो उस पैटर्न पे बातचीत करना चाहते हैं। वो हर वो माहौल देने को तैयार हैं कि अगर माओवादी आगे अगर बातचीत करें, हिंसा को त्यागें, हथियार को त्यागें और बातचीत करने को अगर वो तैयार होते हैं तो उस पर सरकार भी पहल करने को राजी है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि खून बहना बंद हो, कोई भी ना मारा जाए, चाहे माओवादी हो, ग्रामीण हो या जवान हो। हर कोई शांति की राह पे चले, विकास के रास्ते पर चले और बस्तर के वो ग्रामीण जो माओवाद की वजह से विकास से अछूते हैं वो भी विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। ऐसा मानना विजय शर्मा जो कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं उनका है। और साथ ही साथ माओवादियों की तरफ से अब तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन एक बात तो तय है कि एक बड़ा नुकसान माओवादी संगठन को लगा है। अब देखना होगा आने वाले समय में माओवादियों के लिए। आपको एक बात और बताता चलूं कि माओवादियों के लिए उनके साथी का मारा जाना तो नुकसान है ही, उनके हथियारों का वापस चला जाना फोर्स के हाथ में, ये उनके लिए और भी बड़ा नुकसान माना जाता है, क्योंकि वो अपने कैडरों की भर्ती तो कर लेंगे लेकिन ऑटोमेटिक वेपन्स की रिकवरी करना उनके लिए बहुत चुनौती भरा कार्य होता है। और यही वजह है कि बीते दिनों के मुठभेड़ और आज के इस मुठभेड़ में जिस तरह से बड़े वेपन जवानों के हाथ लगे हैं, उन्होंने रिकवर किया है, तो जवानों के लिए एक उत्साह करने वाला समाचार जरूर है। लेकिन माओवादियों को ये कहीं ना कहीं उनके मोरल को फिर से डाउन करेगा और उन्हें
अंदर मानसिक तौर पर भी कमजोर करने के लिए ये मुठभेड़ बहुत काफी होती है। सबसे आखिरी में एक सवाल और उठाना चाहूंगा कि बस्तर वो इलाका है जहां पे डीएमएफ के करोड़ों रुपए के मद हैं। अलग अलग इलाकों से यहाँ लोहा है, यहाँ तमाम तरह के खनिज हैं पाए जाते हैं, जिससे बस्तर अपने आप में समृद्ध माना जाता है और यहाँ से लोग करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार भी करते हैं। इसी बस्तर में माओवाद भी है और उस माओवाद से लड़ने के लिए हजारों की संख्या में जवानों को भी तैनात किया गया है। और सवाल सबसे बड़ा ये है, करोड़ों रुपए के लेन देन व्यापार के बीच वो जवान जो बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए अपने जानों अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं, उन जवानों के घायल हो जाने पर आज तक दोनों ही सरकार, 5 साल कांग्रेस ने अभी राज किया, इसके पहले 15 साल बीजेपी ने राज किया था और उसके पहले 3 साल कांग्रेस ने, और फिर से अब बीजेपी के हाथ में सत्ता है। केंद्र में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने राज कर लिया, लेकिन आज तक कोई ऐसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बस्तर में नहीं बनाया जा सका जिससे कि वो जवान जो अपने परिवार के पेट भरने के लिए, बस्तर में शांति लाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है, जंगलों में खाक छान रहा है बंदूक लेकर, उसे पता भी नहीं होता कि वो जा रहा है तो वापस कंधे पे लौटेगा या खुद जीवित आएगा, उसके उपचार के लिए यहाँ पर कोई एक ढंग का अस्पताल बनाया जा सके। आपको बताऊं, बस्तर में कई ऐसे जवान हैं जिन्हें समय पर उपचार नहीं मिल पाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। मैं सरकार से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि नक्सलवाद की समाप्ति के साथ साथ जवानों के लिए भी आपको विचार करना होगा और जवानों के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ताकि जवान किसी तरह से भी घायल हो तो त्वरित उन्हें उपचार के लिए यहाँ पहुंचाया जा सके। आज भी जो 3 जवान घायल हुए हैं, देर रात आप तस्वीर में देख रहे होंगे, हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें रायपुर रिफर किया गया। आप सोचिए, ये विडंबना है उन जवानों को लेकर, उनकी चिंता को लेकर, सरकारों के दम भरने को लेकर विचारणीय प्रश्न है। अगर लगे कि ये सवाल वाजिब है जवानों को लेकर, अगर आप सोचते हैं, अगर आप चिंता करते हैं, तो ये जवानों के लिए क्या व्यवस्था है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सवाल अपने कमेंट में कीजिएगा, अपने विचार रखिएगा। लगे कि हम तर्क पे बातचीत कर रहे हैं तो बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।